गुड इवनिंग गाइज। मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दाखिल खारिज क्या होता है। नाम आप लोग सुने होंगे कि ये दाखिल खारिज आखिर होता क्या है। ठीक है, कहाँ होता है, कब होता है, क्यों होता है, कौन करता है, किस लिए किया जाता है। ठीक ना, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए, वीडियो पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सर्च करिए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचे। लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ये सारी बातें जानने के लिए, दाखिल खारिज से संबंधित सारी बातें जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर अच्छा लगता है तो, अगर नहीं अच्छा लगता है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को स्किप करिए, आगे बढ़िए। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं दाखिल खारिज पे। दाखिल खारिज क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट करिए कि यह एक प्रॉपर्टी है। ठीक, यह एक खेत है या यह एक जमीन है, जो भी आप समझ लीजिए इसको। ठीक, इसका गाटा नंबर 512 है। ठीक, और आप लोग खतौनी देखे हैं। खतौनी इस तरह की होती है। ठीक है, ये देखिएगा, ये कई भागों में बटा होता है। ठीक है, ये कई भागों में ऐसे खतौनी बटा होता है, जिसको इंतखाब कहते हैं आप लोग। ठीक, ऐसे ये बटा होता है, ऐसे ये बटा होता है। ठीक है, हम आपको बताते हैं खतौनी में दिखाता क्या क्या है। ठीक, हमने बताया कि दाखिल खारिज, मैं उस पे आ रहा हूँ, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी दाखिल खारिज में। इसकी जरूरत पड़ेगी, कब इसकी जरूरत पड़ेगी यहीं पे समझ लीजिए। इसमें दिया होता है, ठीक है, ग्राम सभा का नाम। जिस ग्राम सभा में ये जमीन है, उस ग्राम सभा का नाम दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे तप्पा दिया होता है, परगना दिया होता है, तहसील दिया होता है किस तहसील में है, जिला दिया होता है किस जिले में है, और बगल में फसली वर्ष दिया होता है, कौन से फसली वर्ष का ये इंतखाब है, कौन सी फसली वर्ष चल रहा है। यहाँ देता है इंतखाब किस श्रेणी का है, श्रेणी दिखाता उसमें। ठीक ना, क और ख, एक फर्स्ट श्रेणी का है कि दो श्रेणी का है, क है कि ख है। जो फर्स्ट श्रेणी क का होता है वो ट्रांसफरेबल जमीन होती है। उस जमीन को आप किसी को बेच सकते हैं, पट्टे दे सकते हैं। ठीक ना, वसीयत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ठीक, उस जमीन को आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी ट्रांसफरेबल वो जमीन होती है, जिसको नंबर 1 की जमीन कहा जाता है। और नंबर 2 की जमीन वो जमीन होती है, जैसे डी है, बंजर है, ठीक है, आबादी है। ठीक, ऐसे नंबर 2 की जमीन होती हैं। ये जमीनें गवर्नमेंट की भी होती हैं। ठीक ना, और इन जमीनों का, कुछ जमीनें ऐसी जैसे आबादी है, ठीक, इनका मालिक उस गांव के ग्राम सभा के जो प्रधान होते हैं उनके मालिक होते हैं, और लेखपालों के द्वारा बांटा जाता है। चलिए, ये अलग की मुद्दा है, अलग की बात है, हम वहां नहीं जाते हैं, हम लोग आते हैं सीधे दाखिल खारिज पे। ठीक है, तो ये श्रेणी को किस श्रेणी का इंतखाब है ये दर्शाता है। मैं बहुत आगे निकल गया था। ठीक है, यहाँ दिया होता है कि खाता नंबर, जैसे 0031 इसका खाता नंबर है। जितने इस इस गाटा संख्या में जितने खातेदार होंगे, जितने लोग होंगे, उन सबका यहाँ नाम दिखाता है। यहाँ पर राम, श्याम, मोहन, ऐसे जितने भी होंगे दिखाता होगा। आपका ये जो गाटा संख्या है ये यहाँ पे लिखा होता है 512। यहाँ रकबा होता है 0.0,
10 हेक्टेयर का ये रकबा है। ठीक, ये तो इतना हो गया, ये मेन खाता होता है, और ये आर्डर आर्डर समरी ये कॉलम होता है। ठीक है, और ये सब आर्डर समरी कॉलम होता है। अब देखिए, जब आपने इस जमीन को खरीद लिया है, इस जमीन को किसने बेचा है आपको? राम ने बेचा है। ध्यान से समझिएगा। इस खतौनी में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। रकबा कितना है? 10 हेक्टेयर। तो ये 10/3, ये 3 भागों में बटेगा ये 10 हेक्टेयर। तो एक पर जितना हिस्सा आएगा, कितना हिस्सा आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 3 दूनी 6। ऐसे हम लोग दे लेते हैं सीधे सीधे। 3 दूनी 6, 4 बचेगा। ठीक ना, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक ना, यहीं पर यहाँ कितना? 3 दूनी 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 बचेगा। एक बार में जाएगा नहीं, इसको एक बार में हम ले जाते हैं। 3 त्रिके 9, कितना हुआ? 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 3 त्रिके 9। ठीक ना, 1 दशमलव लगाया, 0 3, यानी 3.33, यानी 3 एयर। ठीक ना, से थोड़ा सा ज्यादा ये होगा। 3 एयर से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 1.25 डिसमिल ये जमीन लगभग में 1.25 डिसमिल, थोड़ा सा ज्यादा होगी। एक के हिस्से में आएगा इस श्याम के। इसने पूरी जमीन अपना इसने क्या किया है? ठीक ना, बेच दिया है किसी अन्य महिला के या किसी अन्य व्यक्ति से। सपोज करिए कि इसने शीला के नाम से बेच दिया है। ये राम ने अपनी जमीन शीला को बेच दिया है। तो दाखिल खारिज का मतलब यही क्या होता है? इसने अपनी जमीन बेच दिया है। कितना हेक्टेयर जमीन बेचा है? 3.3। तो उसमें इसने अपना संपूर्ण हिस्सा इस शीला को बेच दिया है। तो जब जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है, तो कितने बाद दाखिल खारिज होता है? तो 35 दिन के बाद ही दाखिल खारिज होता है। 35वें दिन से वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 35वें दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं तो लिखा है, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, दाखिल खारिज तो ये लिखा है यूपी रेवेन्यू। ठीक ना, 2006 कोड सेक्शन 35। ठीक ना, यूपी रेवेन्यू 2000, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ठीक ना, सेक्शन 35 में ये लिखा हुआ है। धारा 35 में ये बात है। धारा 35 में नामांतरण की बात है। नामांतरण का मतलब यही है जो यहाँ पे समझा रहे हैं हम। ये आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो समझा रहे हैं यही है, धारा 35, और यही है दाखिल खारिज। ठीक ना, तो नामांतरण का मतलब ये, इसने अपना संपूर्ण हिस्सा शीला को बेच दिया, तो इनके स्थान पे कौन आ जाएंगी? शीला आ जाएंगी। तो जब 35 दिन के बाद ये जब फाइल पेश होगी, जो स्टैंप होगा आपका पेश होगा, पेश होने का कारण क्या है, तरीका क्या है, उसके साथ एक सबूत फॉर्म लगता है, उसको भर करके और खतौनी, ठीक ना, एक साक्ष्य लगा करके, जो साक्ष्य आपकी खतौनी होती है, खतौनी को लगा करके, ठीक ना, और उसके साथ स्टैंप, जो ओरिजिनल स्टैंप होता है, उसको लगा करके जिस कोर्ट में, जिस तहसीलदार कोर्ट में वो होता है, ठीक है, वो मुकदमा बना रहता है, ठीक, जमीन के रजिस्ट्रेशन का, उस कोर्ट में उसको दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर में वो फाइल आर्डर हो जाती है, आदेश हो जाता है उसको देख करके। ठीक ना, तो ये प्रोसेस कब होता है? 35 दिन बाद ही, बैनामे के डेट से 35 दिन के बाद ही ये दाखिल खारिज होता है। ठीक, दाखिल खारिज अब सोच रहे हैं क्या होता है? रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो उसको तहसीलदार कोर्ट में पेश किया जाता है। जब पेश होता है, ठीक ना, पूरा सबूत और सबूत फार्म और
साक्ष्य के साथ पेश किया जाता है तो उस पर तहसीलदार का एक प्रॉपर मुकदमा नंबर, ऑर्डर डेट, मुकदमा नंबर, ठीक ना, वो सारा चीज़ उस पर चढ़ जाता है, लिखा होता है। ठीक, जिसको कहते हैं आदेश फाइल, आदेश हो जाती है। ठीक, तो जब वो चढ़ जाता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि फला पुत्र फला ने अपनी जमीन को बेच दिया है और इनके राम के जगह पर शीला पत्नी फला, ठीक ना, का नाम दर्ज हो। इनका नाम क्या होता है, दर्ज हो। तो इनका नाम कहाँ चढ़ेगा, जब इनका नाम कहाँ चढ़ेगा, इस ऑर्डर डेट में खतौनी के यहाँ पर चढ़ेगा, यहाँ पर आएगा। ठीक ना, तो जब यहाँ पर आएगा तो 5 साल के बाद ये मेन खाते में आ जाएंगी। जैसे ही फसली वर्ष चेंज होता है 5 साल के बाद। तो दाखिल खारिज क्या होता है कि दाखिल खारिज यही कहता है कि नामांतरण, यानी नामांतरण का मतलब इसका नाम हटा करके इनका नाम चढ़ना, क्योंकि इसने अपनी जमीन बेच दिया है तो इनके जगह पे इनका नाम चढ़ना। ठीक है, यही नामांतरण कहलाता है, यही दाखिल खारिज होता है। और ये 35 दिन बाद ही होता है, 35 दिन के अंदर नहीं चढ़ता है। जब तहसीलदार के द्वारा उस फाइल को ऑर्डर हो जाती है, कर दिया जाता है, तो एक उस ऑफिस की एक रजिस्टर होती है जिसके मालिकान कहते हैं। ठीक ना, एक रजिस्टर होती है, उसमें नाम दर्ज होता है। नाम दर्ज होने के बाद वो फिटिंग होती है। फिटिंग का मतलब कंप्यूटर पे टाइप होता है, उसको कंप्यूटर पे टाइप करके उसको, ठीक ना, उसके वेबसाइट पर, किसके वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट से खतौनी निकलती है भूलेख पर, उसको अपलोड किया जाता है। ठीक है, अपलोड करने के बाद तब उसका नाम, उस पर जब अपलोड हो जाता है तब उसका नाम इस खतौनी में शो करने लगता है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से या किसी भी चीज़ से आप उसको देख सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, दाखिल खारिज आखिर होता क्या है, किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 35 के अंतर्गत, ठीक ना, यूपी रेवेन्यू कोड भू राजस्व संहिता, ठीक ना, के तहत, धारा 35 के तहत ये नामांतरण है, वही दाखिल खारिज है। ठीक, जब जमीन की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो एक के नाम को हटा करके दूसरे नाम को, ठीक है, चढ़ाया जाता है। अब ये सोच रहे हैं ये कॉलम किस लिए होता है, ये कॉलम किसी प्रकार की ऐसी स्पेशल ऑर्डर होती है, आदेश होता है जिसमें इस पे चढ़ता है। जैसे मान लीजिए इस जमीन पे आपने बंधक ले रखा है, बंधक रखा है इस जमीन को, ठीक ना, किसी बैंक के द्वारा या किसी ऐसी संस्था के द्वारा, तो वो इस कॉलम में चढ़ता है। ठीक है, कि फला फला नाम के व्यक्ति, फला पुत्र फला ने 512 एराजी नंबर 512 में, ठीक ना, फला बैंक से चाहे जितने भी पैसे आप लिए हों, इतने पैसे लिए हैं, और वो ऑर्डर डेट यहाँ पे चढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि दाखिल खारिज होता क्या है। तो दाखिल खारिज समझ में आया, ये खतौनी समझ में आया आपको, जिसे इंतखाब कहते हैं। कहाँ क्या लिखा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, सब कुछ सामने लिखा होता है लेकिन वो जान ही नहीं पाते कहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ पाते हैं। ठीक, तो आपका यही रहा दाखिल खारिज, जो धारा 35 के अंतर्गत आता है, यूपी रेवेन्यू कोड के भू राजस्व संहिता के तहत आता है। ठीक है, और ये 35 दिन बाद ही होता है। सपोज करिए 35 दिन बाद नहीं हो पाता है, ठीक है, कब नहीं होता है, जब उसमें किसी के द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, रोक लगा, ऑब्जेक्शन का मतलब रोक लगा दिया जाता है, किसी ने आपका आकर के उस फाइल में ऑब्जेक्शन लगा दिया, आपत्ति लगा दी, तब वो फाइल वहीं पर रुक जाती है, तब वो ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, जब तक उस फाइल की पूरी तरह से, पूरी सच्चाई से, पूरी तरह से निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक वो फाइल ऑर्डर नहीं होती है। या ऑब्जेक्शन करता जो होता है वो खुद जा कर के न कहे कि इस फाइल को ऑर्डर कर दिया जाए, तब तक फाइल ऑर्डर नहीं होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन मंगवा करके, ठीक है, और उस पर जो मुकदमा चलता रहता है, जो ऑब्जेक्टर के द्वारा मुकदमा चलता रहता है न्यायालय में, ठीक ना, उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, जैसे मैंने जमीन लिया, सपोज करिए, चलिए यहाँ पे आते हैं, राम ने जमीन खरीदा,
श्याम राम ने इस जमीन को खरीदा, श्याम ने इस जमीन को दाखिल खारिज से रोका, ठीक है। और मोहन ने हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाया। अब देखिए क्या होता है, इसने जमीन खरीदा, इसने इसके अगेंस्ट गया, गया कि नहीं गया? तो इसने इसके अगेंस्ट गया, तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट से डायरेक्शन मंगवाएंगे इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट से डायरेक्शन मंगवाएंगे। और जब हाई कोर्ट से डायरेक्शन आएगा तो जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन होगा उसी के आधार पर मुकदमा चलेगा, और उसी के आधार पर इस जो ऑब्जेक्टर है इसका निस्तारण हो, क्या ये वाकई में जो ऑब्जेक्शन किया है क्या वो सत्य है कि नहीं है, ठीक है। तो हाई कोर्ट से डायरेक्शन आने के बाद उस पर बहस चलती है, मुकदमा चलता है, उसके बाद ही आपका दाखिल खारिज होता है। तो आपका ये ओवरऑल जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो समस्याएं घट रही हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं बैठ करके, और आप लोग उसको झेल रहे हैं और हम लोग उसको निस्तारण कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए मेरा यह वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप अगर कोई ज़मीन ले रहा है, कोई व्यक्ति किसी से खरीद रहा है, तो आप बिना मतलब का उसे परेशान ना करें, क्योंकि अगले ने बहुत पैसा लगा रहा है। उतना ही पैसा यदि आपको लगाना रहे तो आप क्या सोचेंगे? आप तो 200 400 600 खर्च करके आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, उसने कितना पैसा दे करके ज़मीन को खरीदा है ये कभी आप नहीं सोचते हैं, ठीक। हाँ, अगर इसने गलत तरीके से ज़मीन खरीदा है, ठीक है, या आपका ये जो खातेदार है, आपका जो हिस्सेदार है, गलत तरीके से आपका हिस्सा बेच दिया है, ठीक है, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसने आपका हिस्सा बेच दिया, आप उसके लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करिए, ठीक ना। वो कोई भी व्यक्ति हो, अपने हिस्से से अधिक वो कभी किसी को बैनामा नहीं कर सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, रजिस्ट्री नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री खारिज हो जाएगी। भाई जितना उसके हिस्सा में उतना ही तो बेचेगा, और यही नहीं उसकी रजिस्ट्री भी खारिज हो जाएगी, और उसके ऊपर आईपीसी की 419-20 की मुकदमा भी, आईपीसी की धारा 419-20 के तहत उसके ऊपर एक मुकदमा भी बनेगा, एफआईआर भी हो सकता है, और वो जेल भी जा सकता है इसके लिए, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखिए कि किसी को बिना वजह परेशान मत करिए, किसी को ऐसे मत परेशान करिए, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल मेरा पूरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, और हर वीडियो में मैं समस्याओं को देखते हुए मैं हर वीडियो में सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि वो जो ऊपर वाला बैठा है वो भी देख रहा है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा उनसे भी डरिए, क्योंकि वही ने यहाँ भेजा है और यहाँ से वही ले जाएंगे और आपका ठिकाना वहीं लगेगा, यहाँ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा उनसे भी डरिए, यहाँ जितना दिन रहना था रह लिए, कुछ दिन बाद यहाँ से वहाँ जाना तो वहाँ भी तो रहना है, यहाँ से बना के जाइए वहाँ रहिए, वहाँ से बना के आइए यहाँ रहिए, ठीक है। तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। तो ये आप लोगों को समझ में आया ये खतौनी क्या होती है, कहाँ क्या होता है, ठीक है, और दाखिल खारिज क्या होता है, ऑब्जेक्शन क्या होता है, दाखिल खारिज कितने दिन बाद होता है ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में पता चला, ठीक। अगर आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए, वाकई में मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को, तो आप इस चैनल को बताएं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर तरह की इस पर जानकारी मिलेगी आपको, जो दिन प्रतिदिन समस्या चल रही है। मैं एक चैनल और बना रहा हूँ, मेरा एक चैनल और है अमित मौर्य 9795, एक चैनल और है मेरा, मैं उस पर ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, ठीक है।
यानी कंपटीशन से रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट भी उस चैनल पे मैं पढ़ाऊँगा। इस चैनल पे ये चैनल है केवल लॉ से संबंधित, ठीक ना, कानून से संबंधित। इस चैनल पर मैं कानून से संबंधित ही बात को बताऊंगा, क्योंकि मेरा चैनल ये है अमित मौर्य एडवोकेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एडवोकेट के तौर पे मैं सबको सजेस्ट करूँगा, और उस चैनल पर मैं सभी को एज ए टीचर बन के मैं सबको ज्ञान दूंगा, ठीक। शायद मैं 10 क्वेश्चन किसी को 10 क्वेश्चन बताऊं तो हो सकता हो किसी एग्ज़ाम में किसी को 2 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक ना, 2 क्वेश्चन फंस जाए, मिल जाए, और उसका 2 नंबर 4 नंबर बढ़ जाए, ठीक। तो मेरा सब कुछ बनाने का एक यही उद्देश्य है, सब कुछ करने का एक यही उद्देश्य है। मैं अपने ज्ञान को ऐसे ही नहीं अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी जितनी भी चीज़ें मैं जानता हूँ, सबको मैं बांटूँ, एक्सपेंड करूँ, ठीक ना, सबको एक्सपेंड कर दूँ, सबको फैला दूँ, सब कोई इस ज्ञान से कुछ ना कुछ सीख ले। जिसको सीखना होगा वो सीखेगा, जिसको नहीं सीखना होगा इग्नोर मारेगा। जो इग्नोर मारेगा उसमें क्या है, मेरा कुछ नहीं जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद मेरे तरफ से।